नमस्कार। द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है और इस फ्रेम में हमारे साथ इस राज्य के झारखंड के बहुचर्चित पत्रकारों में से एक और वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक शंभुनाथ सर हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका आकाश झार जी। झारखंड ने तो अपना जनादेश सुना दिया है और द फोर्थ पिलर की टीम बीते 2 ढाई महीनों से जनमत यात्रा पर थी और जनमत यात्रा के बाद जो जनमत संग्रह हुए और जनमत संग्रह के बाद जो जनादेश मिला है हेमंत सोरेन को, उसी को डिकोड करने की आज हम कोशिश करेंगे। चूंकि सर बैठे हैं, मतलब वर्षों से झारखंड की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखते हैं। देश के राज्य के प्रतिष्ठित अखबारों में इनकी कलम चल चुकी है, अभी भी लिखते बोलते पढ़ते रहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना सर से समय लिया जाए और झारखंड की पॉलिटिक्स को थोड़ी डिकोड की जाए। 24-25 वर्षों का झारखंड आज तक इतने बड़े एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली सरकार को नहीं देखा। सर कैसे देखते हैं, मैं यही जानना चाहता हूँ सर। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 पर आई है, 50 साल से भी अधिक पुरानी पार्टी है। अब तक इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ कभी सरकार नहीं बनी और खास करके इतने बड़ी संख्या में कभी जेएमएम नहीं आई। कैसे देखते हैं आप? नहीं ये इस मामले में हेमंत सोरेन जो है वो अपने पिता से आगे तो निकल ही गए हैं जी। और ये बड़ी कामयाबी है। हाँ। बल्कि आज की तारीख में बल्कि जब से झारखंड बना है तब से की बात अगर कर लें तो उनसे बड़ा आदिवासी लीडर अब नहीं है कोई। हाँ। शिबू सोरेन के साथ एक करिज्मेटिक एलिमेंट जरूर है। हुँ। उनकी प्रतिष्ठा उनका ऑरा जो है वो जरूर है। उनकी जगह आप कह नहीं सकते कि हाँ हेमंत सोरेन जो है वो शिबू सोरेन जितने बड़े हो जाएंगे, क्योंकि हुँ। जिस तरीके से उनके प्रति जो समर्पण जो निष्ठा वो एक है कि और शिबू सोरेन के साथ कई तरह की किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं। एक करिश्माई व्यक्तित्व उनको माना जाता रहा है। लेकिन हेमंत को सियासी तौर पे जी। करिश्मे में वो अपने पिता से आगे निकल गए हैं। हाँ। प्रभाव जो है ऑरा जो है वो शिबू सोरेन का बड़ा हो सकता है, जी। लेकिन रणनीतिकार के तौर पे हाँ। शिबू सोरेन से ये बहुत आगे निकल गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंकड़ों के खेल में आगे हैं। आंकड़ों के खेल में आगे हैं, सत्ता के समीकरण को साधने में आगे हैं। जी। शिबू सोरेन एक संघर्षशील लीडर थे। जी। शिबू सोरेन एक करिश्मेटिक लीडर थे। शिबू सोरेन एक ऐसा है जिसका सभी दलों में बराबर तौर पे सम्मान बिल्कुल। है ना। जी। इसके बावजूद कि भाजपा के लोग भी या उनके जो बिल्कुल। धूर विरोधी है भी वो हुँ। भी उनके लिए जो है वो सम्मानजनक तरीके से बात करते हैं। वो बात आप हेमंत सोरेन के बारे में नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सत्ता के समीकरण को साधने में हाँ। वो जिस चतुराई की जरूरत होती है, हाँ। हर पल जो रणनीति बदलने की जरूरत होती है, वो शिबू सोरेन में नहीं है। हाँ। और उस मामले में हेमंत सोरेन आगे। आ गए हैं। तो भाई सियासत में तो उसी की पूछ है बिल्कुल। जो नंबर के खेल में आगे निकल जाए। जी। और नंबर के खेल में बेशक आज उन्होंने वो लकीर खींच दी है जो आज तक झारखंड में कोई नहीं खींच मैं पाया। वही सर समझना चाह रहा हूँ। बीजेपी पिछली दफा 25 सीटें जीती। रघुवर दास के कार्यकाल में जो कुछ हुआ, चाहे वो सीएनटी की धारा में परिवर्तन हो, आदिवासियों की भयंकर नाराज़गी हो, एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी भी कई विधायकों के खिलाफ थी। रघुवर दास का जो अपना व्यक्तिगत जो उनका छवि था, उसके वजह से भी कई सीटें बीजेपी हारी। 37 सीटों पर 2014 में जीतने वाली पार्टी सीधे 25 पर आकर गिरी। इस बार इतनी कमज़ोर कैसे हो गई भारतीय जनता पार्टी की 25 से वो सीधा 21 पर लुढ़क गए? मतलब ये तो और डिक्लाइनिंग स्टेज दिख रहा है बीजेपी का, ये कैसे हुआ है? नहीं देखिए, बीजेपी ने जिस तरीके से अग्रेसिव तरीके से कैंपेन चलाया, हाँ। तो जो फील्ड में लोग थे या हम जैसे लोग आप जैसे लोग जो लगातार जा रहे थे, तो लग रहा था कि ये बहुत असरकारक होगा। हुँ। पहली बार मैं ये कह रहा था कि पहली बार इतनी धूल उड़ी, पहली बार इतने हेलीकॉप्टर उड़े झारखंड की राजनीति में जी। किसी भी चुनाव में। लेकिन बीजेपी ने कई स्तरों पर रणनीतिक चूक कर दी। हुँ। एक तो इन्होंने जो सबसे बड़ा मुद्दा लाया, बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। हाँ। आपने जिस तरीके से उठाना शुरू किया, सवाल पूछा जाएगा ना बीजेपी से, या ये मुद्दा सिर्फ आप मंचों से बार बार दोहराएंगे, भाषणों में बार बार दोहराएंगे, सोशल मीडिया पे बार बार दोहराएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पे देखिए लोग इतने मूर्ख भी नहीं है। हुँ। क्या आपको कभी याद आता है कि बीजेपी ने कभी इस मुद्दे पे किसी जिले में धरना प्रदर्शन किया हो, कहीं किसी को मेमोरेंडम सौंपा हो, हुँ। कभी कोई
इस मुद्दे पे कभी लड़ाई लड़ी हो बीजेपी राज्यपाल ने? के पास मिलने गए हो। लड़ाई लड़ी हो, ऐसा कुछ है? हुँ, ज़मीन पे आपने कभी लड़ाई लड़ी? हुँ, तो फिर ये मुद्दा ज़मीन तक पहुँचेगा कैसे? हुँ, सवाल ये है कि अगर आपने ज़मीनी स्तर पे लड़ाई लड़ी होती, हुँ, गाँवों में बैठ के की होती, रणनीति बनाई होती, प्रखंडों पे धरना दिया होता, हुँ, जिला मुख्यालयों में कोई बात कही होती और वहाँ के लोग अगर तो मुद्दा जो है वो ज़मीन से अगर उठ के आता ऊपर, हुँ, तो एस्टेब्लिश होता। आपने एक मुद्दा को लाया और उसको ज़मीन तक पहुँचाने की कोशिश की। हुँ, तो राजनीति में हमेशा ये हो नहीं सकता है कि आप कोई मुद्दा लाए और अचानक से आपने उसको हुँ, आपको लगा कि ये मुद्दा ज़मीन के स्तर पे तो ये ज़मीन से उठा हुआ मुद्दा नहीं था। हुँ, ये मुद्दा ज़मीन से उठा हुआ मुद्दा नहीं था। ये दिमाग से उठा हुआ मुद्दा था। हुँ, कुछ मुद्दे जो हैं और हेमंत सोरेन के साथ क्या है, हेमंत सोरेन ने उन मुद्दों को पकड़ा जो ज़मीन से उपजे हुए मुद्दे थे। हुँ, बीजेपी की रणनीतिक चूक यही रही कि दिमाग से उपजा हुआ एक मुद्दा कि ये मुद्दा है जिसकी बदौलत हम ध्रुवीकरण कर सकते हैं, जिसकी बदौलत हम अपने वोटरों को मोबिलाइज करते हैं, हुँ। एनर्जाइज कर सकते हैं। ये लगा बीजेपी को कि एक ऐसा मामला है कि जिसको हम अगर जमीन तक लेकर जाएं और यही चूक हो गई सबसे लेकिन पहले। लेकिन हमको लगता है कि इस पर भी ज़बरदस्त काउंटर जो है वो बीजेपी के भी समर्थकों ने किया कि भाई आपके पास गृह मंत्रालय है, आप 2014 से लगातार सत्ता में हैं, तो एक तरह से बीजेपी के समर्थक भी इस मामले पर बड़ा कन्फ्यूज़ थे कि भाई अब इस पर रिटेलिएट कैसे करें? अगर कोई सामने कांग्रेस का अगर कोई समर्थक है, वो सीधा-सीधा हम ही लोग की बातचीत में कह रहा है कि भाई गृह मंत्रालय आपके अधीन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का काम अमित शाह खुद देख रहे हैं, तो वो क्यों नहीं करते? इस पे आप मतलब हेमंत सोरेन पर क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ, ये तो हाँ, सवाल था ही है। ये हाँ, एक ऐसा सवाल था कि जिसका जवाब अमित शाह के पास भी बहुत कायदे से नहीं था। अमित जी। शाह ने उन्होंने कहा हुँ, कि ऐसी भौगोलिक सीमाएँ हैं कि हम बाड़ नहीं लगा सकते और लोग घुस के चले आएँगे, तो घुस के चले आते हैं तो भई आपका पटवारी क्या कर रहा है, थानेदार काम कर क्या कर रहा है, तो पहली चूक तो आपकी सीमा पे हो गई। एक हुँ, तरीके से आप ये मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं अमित शाह भी प्रकारांतर से हुँ, कि हाँ, घुसपैठ हो सकती है, जिस तरीके की सीमाएँ हैं, घुसपैठ हो सकती है। हुँ, हो सकती है और आप कहीं न कहीं फ़ेल अब वहाँ पहाड़ है, नदी है, पर्वत है, नाले हैं, क्या है? हुँ, अब इसकी रक्षा की ज़िम्मेदारी तो आपकी है या बिल्कुल। वहाँ से कैसे न घुसे या कैसे हो, हुँ, ये देखने की ज़िम्मेदारी तो आपकी है। तो एक तो नंबर 1। हुँ, दूसरी बात ये है कि ये बदलती डेमोग्राफ़ी की बात कर रहे थे। हुँ, तो भई हेमंत सोरेन तो 5 साल में सरकार चला रहे हैं। बिल्कुल। डेमोग्राफ़ी क्या 5 साल में बदल गई? आबादी जो है वो 5 साल में बदल गई। हुँ, आबादी बदलने की प्रक्रिया तो लंबी चलेगी ना। बिल्कुल। कि आबादी अचानक से तो बढ़ नहीं गई हुँ, कि हुँ, आज से एक इतना बल्क में कि बांग्लादेश एक सीमा टूट गई और एक दीवार कोई टूट गई हो जर्मनी की तरफ और एक उधर से लोग दौड़ के इधर चले आए हों और हेमंत सोरेन रोकने में काम नाकाम रहा। हुँ, भाई ये सिलसिला अगर अगर बदली है धीरे धीरे डेमोग्राफी, आप 1951 का आंकड़ा दे रहे हैं और फिर 2011 का आंकड़ा दे रहे हैं, तो वो आंकड़ा तो आपके समय का है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय ज्यादा समय तक तो बीजेपी शासन कर रही थी। हुँ, तो तो ये दो लो 2 वजह लोग हाँ, हाँ, तो लोग इस तरीके से कसौटी पे भाई मुद्दा आप कह रहे हैं तो एकदम बिल्कुल आँख हुँ, मूंद के स्वीकार कर लें, आपके समर्थक स्वीकार कर लेंगे, कोर वोटर आपके स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जो थोड़ा भी तार्किक तरीके से सोचता है, हुँ, तो वो सोचता है ना कि भाई ये मुद्दा कहाँ टिकेगा या कैसे है या आपकी भी तो नाकामी है। बिल्कुल। डेमोग्राफी अगर चेंज हुई है, तो बीजेपी उसकी ज़िम्मेदारी से बरी कैसे हो सकती है? हुँ, उन्होंने भी तो लंबे समय तक शासन किया है। बिल्कुल। तो ये 2 मुद्दे सर सबसे पहले आप जो गिना रहे हैं कि एक तो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा जिसमें कि खुद उसके काउंटर हाँ, का मतलब मैं जवाब ये जो कह है, रहा हूँ कि ये जेहन से उपजा हुआ मुद्दा था, ये ज़मीन ये पर नहीं ज़मीन पहुँचा। पे नहीं पहुँच पाया। ठीक, और दूसरा अगर डेमोग्राफी वाला इसी से जुड़ा हुआ हाँ, मुद्दा डेमोग्राफी भी इसी से जुड़ा और हुआ मामला। तीसरी रणनीति दूसरी नहीं, हाँ, दूसरी चूक इनकी थी जी। कि इन्होंने पूरे चुनावी अभियान की कमान जो है, वो बाहरी लीडर्स के हाथ में सौंप दी। हुँ, हिमंता बिश्व शर्मा लीड कर रहे थे। अब आप समझिए कि मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का। जी। अगर मुझे ज़मीनी स्तर पर कोई दिक्कत हो रही है, हुँ, तो 3 महीने पहले जो हिमंता बिश्व शर्मा आए हैं यहाँ, क्या मैं उन तक सहजता से अपनी बात पहुँचा सकता हूँ? हुँ, नहीं पहुँचा सकता हूँ। नहीं पहुँचा सकता हूँ, तो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता थे हुँ, वो और हिमंता बिश्व शर्मा जो बात या जो रणनीति उन्होंने तय की या जो भी बाहरी लीडरशिप है, हुँ, अगर इसके बजाय कोई लोकल लीडर होता, हुँ, जिससे मंडल अध्यक्ष भी आसानी से संवाद कर सकता था, पंचायत का अध्यक्ष भी आसानी से संवाद कर सकता था, या आपको कहीं से रिपोर्ट होती तो आप पंचायत अध्यक्ष को सीधे बात कर सकते थे, देखो तुम्हारे इलाके में ये बात गड़बड़ हो रही है, वहाँ इसको डैमेज कंट्रोल करना हुँ, है। हुँ, 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 हुँ।
तो इस स्तर का संवाद कैसे हो पाता? आप ये कह रहे हैं कि पूरी पूरी तरह से पूरा बाहरी लीडरशिप हाँ, को सौंप देना, चुनावी अभियान ये की कमान जो बीजेपी है, की पूरे प्रदेश इकाई की ये रणनीतिक चूक रही। हाँ, और तमाम जो लोकल लीडर्स थे, हाँ, वो बैकड्रॉप में चले गए। वो इस तरीके से माने उनकी एनर्जी जो है वो उसका उपयोग नहीं हो पाया। मतलब असम सीएम के हाईजैकिंग का नुकसान प्रदेश इकाई को हुआ है, हाँ, आप ये मानते बिल्कुल, हैं? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, हुँ, बिल्कुल हुआ। और वो ग्राउंड से जो कनेक्ट पैदा होना चाहिए था, हुँ, वो नहीं कर पाए। हुँ, आप सभाओं में भीड़ जुट जाए आपकी, आपकी सभाओं में तालियाँ बज जाएँ और हुँ, इससे आप समझ रहे हैं कि हाँ, हमारी बात जनता तक पहुँच रही है। हुँ, लेकिन बूथ को मैनेज करने वाला कार्यकर्ता, घर-घर को मैनेज करने वाला कार्यकर्ता, हुँ, उससे आपका संवाद नहीं हुआ या आप किस तरीके से बात पहुँचाना चाहते हैं, ये बात वहाँ तक बिल्कुल। नहीं पहुँच पाया। हुँ, और नहीं तो दूसरी वजह ये रही। हुँ, और तीसरी वजह रही कि आदिवासी सेंटिमेंट को आप समझने में आपने भूल कर दी और लगातार चूक पर चूक। लगातार चूक हो रही है। जो रघुवर दास के कार्यकाल के समय से जो गलतियां शुरू हुई हुँ, कि सीएनटी एसपीटी में बदलाव की कोशिश हुई, जी, फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी गलती हुई वो हेमंत सोरेन को जेल भेजा जाना या जेल जाना उनका। हुँ, तो ये जो गुस्सा पैदा हुआ था लोगों में, हेमंत सोरेन को आपने एक तरह से इस चुनाव में भले ही नहीं दिखा, ऐसे आपको सतह पे भले ही नहीं दिखा कि हाँ, या ऊपर में नहीं दिखा कि हाँ, कि लोग उस मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और लेकिन खुद एक हेमंत जी भी चर्चा नहीं लेकिन कर रहे हाँ, थे उस हाँ, समय। लेकिन हाँ, ये जो गुस्सा जमा हुआ है, हुँ, वो इतनी जल्दी बाहर खत्म होने वाला नहीं था। लोकसभा चुनाव में इसका असर दिखा। हुँ, हम लोगों ने देखा कि पाँचों आदिवासी सीटें हार गई ये। बिल्कुल। और उसको जो समेटने की कोशिश की बीजेपी ने, उसको लगा कि ये मुद्दा खत्म हो गया। हुँ, असल में ये बात बैक ऑफ द माइंड जो है लोगों के हुँ, थी। हुँ, और ये गुस्सा जो है कि हाँ, आदिवासियों का जो लीडर है हुँ, उसको आप प्रताड़ित कर रहे हैं, हाँ, ये मैसेज जो है वो उनमें हुँ, आज भी था। और हुँ, इस वजह से ही ये तीसरी वजह रही कि जी, बीजेपी जो है वो हुँ। सफल नहीं हो पाई। मेरे पास सर एक आंकड़ा है, मैं चाहता हूँ कि एक बार ये आंकड़ा भी अपने दर्शकों को बताऊँ, इसलिए मैं अखबार लेकर भी बैठा हूँ। ये एक आंकड़ा है कि बीजेपी किस तरीके से लगातार यहाँ पर उसकी स्थिति खराब हो रही है। जैसे अभी एक आंकड़ा आया कि भाई एसटी सीटों पर जो बीजेपी की हार के जो आंकड़े हैं, जैसे इसमें है कि 2005 में के विधानसभा चुनाव में भाजपा 28 में से 9 आदिवासी सीटों पर थी। इसके बाद 2009 में भाजपा 28 में से भी 9 आदिवासी सीटों पर जीती। 14 में 11 आदिवासी सीटों को जीती और 19 में भाजपा 28 में से 2 आदिवासी सीटों पर सिमट गई और इस बार का नतीजा है कि महज एक सीट सरायकेला विधानसभा की सीट पर चंपाई जीते, वो भी जेएमएम के ही नेता थे, अभी हाल में 2-3 महीने 4 महीने पहले आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2005 में 9 आदिवासी सीटों को जीती थी, फिर 2009 में 10 आदिवासी सीटें जीती, फिर 2014 में 13 आदिवासी सीटें जीती और 2019 में 19 आदिवासी सीटें जीती। अब की स्थिति में सबसे ज्यादा मजबूती स्थिति में है। कैसे देखते हैं ये लगातार जो गिरावटें हैं, वो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी का जो आदिवासी सीटों पे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा वो आपने बताया कि 11 जी, का रहा है आंकड़ा। और 14 में ये था, जी, 14 में 11 सीटों पे हासिल किया था। लेकिन रघुवर दास ने जो चूक कर दी, हुँ, सीएनटी एसपीटी में जो बदलाव की उन्होंने कोशिश की, हुँ, और दूसरा पत्थलगड़ी के मुद्दे पे राजद्रोह का जो मुकदमा। राजद्रोह का जो मुकदमा हुआ आदिवासियों पे, मैं गलत सही की बात में नहीं जाता कि क्या उनका कदम सही था गलत था, ये बात उस पे वो अलग से बहस का विषय है हुँ, कि उन्होंने जो किस निर्णय लिए, इंटेंशन से हाँ, क्या किस मोटिव इंटेंशन था? से जो कदम उठाए, हुँ, उसके गुण दोष की विवेचना अलग से हो सकती है। हुँ, लेकिन ये घातक था। हुँ, आप आदिवासियों को विश्वास में लिए बगैर हुँ, अगर उनकी जमीन से जुड़े हुए जो कानून हैं, जिसको वो अपनी पहचान से देखते हैं, जो अपने अस्तित्व से जोड़ते हैं जिसको, वो घातक सिद्ध हुआ। रघुवर दास को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और इसके बाद यही बात मैं कह रहा था, तो इस वजह से आप देखिए कि कहाँ पहुंच गए, 2 पर पहुंच गए और आज तो एक पर है, और आज 1 पे हैं। सरायकेला विधानसभा हाँ, सीट। क्योंकि आपने वही मैं यही बात दोहराऊंगा कि फिर उसके बाद क्या हुआ कि हेमंत सोरेन जेल चले गए। मतलब लगातार गलतियों लगातार पर जो है गलतियाँ। हाँ, हाँ, गलतियों पे गलतियाँ। तो आदिवासियों का सेंटिमेंट, और आपको लगता है कि सिर्फ बिरसा मुंडा का नाम जप लेंगे, हुँ, बिरसा मुंडा के नाम पे जनजातीय गौरव दिवस की बात कर लेंगे, हुँ, उनके नाम पे बड़े स्मारक बनवा देंगे तो आदिवासी खुश हो जाएंगे, इससे नहीं होने या वाला है कुछ। चौक-चौराहों का नाम अगर दिल्ली में बदल जाए तो हाँ, उससे उससे भी खुश नहीं होने वाले हैं। आदिवासियों की
उनको लगेगा कि हाँ, ज़मीनी स्तर पे आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं हुँ। वाक़ई उनकी स्थिति बदलना चाहते हैं, तब तो एक मैसेज जा सकता मैं था। यही सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। रघुवर दास ने जो किया, उसका असर तो लोकसभा चुनाव में ही दिख गया था। वो एक लिटमस टेस्ट की तरह था कि क्या होने वाला है, इसकी एक संभावित तस्वीर दिखी थी कि पाँचों आदिवासी सीटें बीजेपी हार गई। हालाँकि फिर उसकी तुलनात्मक अध्ययन ये हुई कि भाई यूपी में भी तो बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए। वहाँ भी कई 29 लोकसभा प्रत्याशी जो हैं, लोकसभा के सांसद जो है वो चुनाव हार गए बीजेपी के। तो लोग कहा गया कि ठीक है भाई, एक मोमेंटम था, बीजेपी हार गई। लेकिन क्या वाक़ई स्थितियाँ ऐसी थी कि रघुवर दास का किए हुए जो डैमेज कंट्रोल थे, उसको मैनेज कर पाना क्या वाक़ई इतना मुश्किल काम है कि बीजेपी इतने वक़्त तक में भी इसको मैनेज नहीं कर पाई? या इसको मैनेज अब किया ही नहीं जा सकता है, इसमें और 5-10 साल लगने हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, एक और दूसरी वजह ये रही कि हाँ, बीजेपी के पास धीरे-धीरे आदिवासी लीडर खत्म हो गए, हाँ। है ना? आदिवासी लीडरशिप जो है, हुँ, एक तो ये है कि आप कोई ऐसा लीडर जिसकी बात आदिवासियों तक दूर तक जाए हुँ, या आदिवासियों के निचले स्तर के व्यक्ति तक जाए, हुँ। ऐसा कोई लीडर बाबूलाल मरांडी आपसे अलग थे। जी, 2019 के चुनाव के बाद आपको लगा कि बाबूलाल को हम ले आते हैं, तो जीवीएम के सारे गुट जो हैं। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बाबूलाल जब लौट कर आए पार्टी में, हुँ, 2005-6 में वो अलग हुए थे और फिर 19 में। 2019 में आए, हुँ, तो 14 सालों के बाद जो उनकी वापसी हुई, तब तक बीजेपी में कार्यकर्ताओं की बाबूलाल का भाजपा के कार्यकर्ताओं में निचले स्तर तक कनेक्ट था। हुँ, वो तमाम कार्यकर्ता, तमाम संगठन जो है, हुँ, उसकी बुनावट से वो जुड़े हुए थे उस दौर में। लेकिन 14 सालों में पानी बहुत बच चुका था गंगा, दामोदर में और बाकी सारी नदियों में। और जब लौट कर आए तो एक राजनीति करने वालों की एक नई पौध जो है वो पैदा हो गई। उससे बाबूलाल का कनेक्ट नहीं हो पाया। हुँ, इनको लगा कि हम बाबूलाल को ले आएँगे और एक ऐसा आदिवासी लीडर मिल जाएगा, तो लीडर जो है वो स्वाभाविक तौर पे विकसित होता है और हुँ, 14 साल वो अलग है हुँ। और इन 14 सालों में कई लीडर पैदा हो गए, कई नेता पैदा हो गए, तो क्या बाबूलाल के साथ उनका उनका पर्सनल संबंध जो कनेक्ट। है, हाँ, कनेक्ट जो है वही रह पाया? नहीं रह हुँ, पाया। इसीलिए बाबूलाल जो है प्रभावी नहीं हो पाया। बाबूलाल को इन्होंने अध्यक्ष बना दिया या बाकी सारी चीज़ें भी कर दी। हुँ। उसके बावजूद जो है, तो इसीलिए बाबूलाल पे ये आरोप लगता है कि वो किसको तरजीह देते रहे, तो जो उनकी पार्टी के साथ जो लोग आए थे, जेवीएम जीवीएम से गुट के लोग आए थे, तमाम बड़े उनको नेता। आया। हुँ, अर्जुन मुंडा ने अपने आप को सेंट्रल पॉलिटिक्स में वो कन्फाइंड किया। हाँ, एलीट क्लास की पॉलिटिक्स वो करने लगे और उन्होंने खुद से भी, चाहे उनका उनका उनकी ये पर्सनल चॉइस रही, अर्जुन मुंडा में वो कैपेबिलिटी थी, वो था। लेकिन यहाँ पे जो संथाल का इलाका है, जो संथाल में सबसे बड़ी, संथाल और मुंडा ये 2 सबसे बड़ी जनजातियाँ बिल्कुल। हैं। तो मुंडा में संथालों से संवाद करने के लिए संथाली में बात करनी होगी आपको और हुँ, कोई संथाल लीडर चाहिए आपको। हुँ, हुँ। तो संथाली लीडर की कमी थी और संथाल इनकी ताकत है, हेमंत सोरेन की और बिल्कुल। शिबू सोरेन की। तो कोई संथाली लीडर आपके पास नहीं रहा। अब जब चुनाव का वक़्त आया तो आपको लगा कि हम चंपई सोरेन को ले आएँगे, तो आपके पास लीडरशिप की भी कमी थी। हुँ, अगर लगता है कि हाँ, रघुवर दास की सरकार से कोई चूक हुई थी, हुँ, तो एक ऐसा लीडर चाहिए था कि जो संथालियों तक भी उनकी बात पहुंचा सकता था या डैमेज हुँ, कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो धीरे-धीरे न होगा। हुँ, तो कोई ऐसा लीडर भी नहीं था इनके पास और न कोई लीडर। इन्होंने कोशिश बहुत की, समीर उरांव को लीडर बनाने की कोशिश की, हुँ, उनको बीजेपी राष्ट्रीय जनजातीय मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, बिल्कुल। बहुत सारी कुछ यहाँ सम्मेलन भी हुआ। हुँ, लेकिन बीजेपी उस तरीके से लीडर गढ़ने की प्रक्रिया में असफल रही हुँ, और नतीजा ये है कि आज की तारीख में उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं था इस चुनाव में हुँ, जिसकी बात डाउन द लाइन आदिवासियों तक पहुंच सके, हुँ, जो अपने मुद्दों को, चाहे भ्रम हो, चाहे सही बात हो या जिस भी तरीके से है, हुँ, वो बात पहुंचा सके। ऐसा कोई लीडर था ही नहीं इनके पास और हुँ, न है। हुँ। अभी की स्थिति में कौन अब नेता दिख रहे हैं? चूँकि बड़े-बड़े चेहरे चुनाव हार गए। अमर बावरी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कहा जा रहा था कि भाई नेता प्रतिपक्ष की हैसियत में है, चुनाव लड़ रहे हैं चंदन क्यारी से, तीसरे स्थान पर रहे। चुनाव नहीं जीत पाए, जेल के हमने वहाँ बड़ा गेम किया है और जो नंबर गेम है उसमें वो बहुत पिछड़ गए हैं। बाबूलाल मरांडी चुनाव जीत के आए। अभी की जो स्थिति है, जो प्रचंड बहुमत मिला है जेएमएम को, उसके सामने आज की बीजेपी में आप किसको नेता देख मतलब किसको एक प्रभावी नेता मान रहे नहीं, हैं आप? आज की तारीख में तो इनको बाबूलाल मरांडी को ही चुनना पड़ेगा। उसके अलावा उनके पास अभी तो फिलहाल कोई चॉइस नहीं है। हाँ, बाबूलाल मरांडी को ही उनके नेता प्रतिपक्ष के तौर पे स्वाभाविक तौर पे दावेदारी उनकी ही बनेगी। बाबूलाल मरांडी के अलावा और कोई दूसरा है नहीं इनके पास। चंपई सोरेन से जिस करिश्मे की उम्मीद थी, हाँ। चंपई सोरेन को इन्होंने जो तुरुप का पत्ता के तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की कि हाँ, हुँ, ये है, तो वो तो
सक्सेसफुल हो नहीं क्या पाए। वो रिटेलिएट कर गया मामला क्या? मतलब चंपाई सोरेन तो हालाँकि ठीक-ठाक अंतर से चुनाव जीत गए। लेकिन बाकी की सीटों पर, पोटका की सीटों पर कहा जा रहा था कि वहाँ मीरा मुंडा चुनाव जीत सकती हैं। बाकी चक्रधरपुर में कहा जा रहा था कि सुखराम उरांव चुनाव हार सकते हैं, वहाँ पे चुनाव बीजेपी के जीतने के चांसेस बताए जा रहे थे। ये लगातार ये आकलन आ रहा था कि 5 से 6 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। उसमें से मात्र जमशेदपुर पूर्वी की सीट जेडीयू के टिकट पर जमशेदपुर पश्चिम की सीट निकली है और बाकी सरायकेला से एक बीजेपी के टिकट पर चंपाई सोरेन निकले। कहाँ करिश्मा हो पाया? आदिवासी सीट एक सीट को छोड़ कर के बाकी सारी सीटें तो हार गई। हाँ, इसीलिए हार गए क्योंकि एक तो आपके पास आपने चंपई सोरेन पे भरोसा किया। 2 चीज़ें हैं, हाँ, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जो गुस्सा पनपा था, हाँ। उस गुस्से को आप समझ नहीं पाए, आँक नहीं पाए हुँ, कि ये गुस्सा है बरकरार। आपको लगा कि चंपई सोरेन आएँगे और अचानक से लोग पलट जाएँगे और वो बात भूल जाएँगे कि हाँ, चंपई सोरेन के साथ हेमंत सोरेन के साथ कोई अन्याय हुआ था या हेमंत सोरेन जो है वो जेल गए थे। हुँ, उनकी पीड़ा जो है वो आदिवासियों के दिमाग में आज भी है। हुँ, एक तो ये वजह। दूसरा जो स्ट्रेंथ है, चंपई सोरेन भी तभी तक मौजूद है। तीर धनुष का जो छाप है ना, तीर हुँ, धनुष का जो निशान है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। आदिवासियों ने उसको अपनी पहचान से जोड़ा है हुँ, बहुत और बड़ी बात तीर है। धनुष जो जिसके पास है, हुँ, आदिवासी उसी को समझते हैं कि यही हमारी पार्टी है। हुँ, आदिवासी उसी को समझते हैं। ये मानस जो है, इस मानस को आपको समझना होगा। जी। तो ये जो निशान है ना, इसकी अपने आप में एक ताकत है हुँ, और बीजेपी ने जब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आदिवासी सीटों पे भी किया था, हुँ, तब भी उसको इसी चुनौती से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कितने का रहा? 11 का रहा, 28 में से। 28 में से 11। हुँ, तो कोई ऐसा बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं हुआ। तो आदिवासियों में आपने जब बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत शानदार स्थिति में थे, जब नरेंद्र मोदी का नायकत्व पूरे देश में स्थापित था, हुँ, उनका करिश्मा चल रहा था, तब भी आप 11 सीटें ला पाए हुँ, 2014 में। 2014 में। और मतलब ये एक लकीर तब और खींचनी चाहिए थी, तब हाँ, और मजबूत करना चाहिए था मजबूत आदिवासी सीटों में, हाँ, लेकिन वहाँ और आप कमज़ोर हो गए। कमज़ोर हो गए। हाँ, तो आपको 2 चीज़ें हैं, एक तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से उपजा गुस्सा हाँ, और दूसरी वजह है कि तीर धनुष की काट आज भी नहीं है बीजेपी के पास। हुँ, और ये ज़मीनी स्तर पे जब आप काम करेंगे, तो धीरे-धीरे और एक लंबा प्रोसेस होगा। हुँ, ये पहचान चूँकि हेमंत सोरेन भी लगातार काम कर रहे हैं, हुँ, वो इस तरीके की चूक नहीं करते हैं, हुँ, है ना? वो भावनाओं को समझते हैं। संथाल में जाते हैं तो संथाली में संवाद करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उड़िया इलाके में जाते हैं तो अब तो कल्पना सोरेन उड़िया में संवाद करती हैं। जी। बांग्ला भाषी इलाके में जाती है, बांग्ला में संवाद करती हैं। हुँ, 5 भाषाओं में संवाद करने वाला कोई लीडर है क्या झारखंड में? बिल्कुल नहीं। 5 भाषाओं में संवाद करती है। हिंदी में, अंग्रेजी में, उड़िया में, संथाली में और बंगला में। हुँ, तो संवाद कम्युनिकेशन स्किल जो है जी। और वो भी सर्वोच्च मतलब पार्टी के सबसे प्रमुख सब चेहरे जब कर रहे हों कर रहे और हैं, अलग-अलग भाषा में कर कर रहे रहे हो तो हों। उसका अलग-अलग हाँ, प्रभाव है। तो आपके पास तो इसका असर होता है ना, जी। संवाद जब आप अलग-अलग हाँ। लोगों के जिस परिवेश में आप जाते हैं उसी भाषा में संवाद करते हैं, उसी जी। के तरीके से बात करते हैं। ठीक है, ये बात तो सर एक हुँ, मोटा-मोटी एक हुँ। तस्वीरें समझ में तो आई कि भाई बीजेपी के हार की प्रमुख वजहें जो आपने गिनाई मोटा-मोटी हमारे दर्शकों को समझ में आई होगी। ये कल्पना सोरेन का क्या फैक्टर है? क्योंकि ये पूरा कहा जा रहा है कि भाई एक तो जैसे ही जीत के नंबर्स जो आ रहे थे तो सब जगह ये कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन का कद बहुत बड़ा हो गया और ये सिर्फ अभी से नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया तब से ये कहा जाने लगा। कल्पना सोरेन की क्या भूमिकाएँ रहीं इस बार के चुनाव में? लगभग कहा जा रहा है कि 100 से भी ज़्यादा हेलीकॉप्टर यात्रा उन्होंने की, 100 से भी ज़्यादा सभाएँ उन्होंने की। हेमंत सोरेन से ज़्यादा डिमांडिंग इस बार कल्पना सोरेन रहीं। कैसे कल्पना सोरेन ने एक तरह से हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पूरी की पूरी तस्वीर बदली है? इसके बारे में आपका क्या आकलन है? एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ। देखिए, एक तो स्वाभाविक तौर पे लोगों की जो सहानुभूति होती है, शुरुआत में कल्पना सोरेन की उपज वैसे ही हुई। जी। व्युत्पत्ति में लोग कह ही रहे हैं कि हाँ। विपत्ति में जो है सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति है वो। हाँ, कल्पना जी, सोरेन विपत्ति की उत्पत्ति है। जी, तो स्वाभाविक तौर पे ये सिम्पैथी तो पहले आया कि ठीक उस बात। वजह से था कि भाई कि उनका पति जेल चला गया। हुँ, इस वजह से एक सहानुभूति थी और कल्पना सोरेन जब भीड़ के बीच गईं, तो उन्होंने जिस तरीके से सीधा-सीधा संवाद करना शुरू किया, जिस तरीके से और जिस परिवेश में वो जाती हैं, उसी तरीके से संवाद करती हैं। हुँ, जहाँ वो समझती हैं कि पढ़े-लिखे लोगों की महफ़िल है, हुँ, वहाँ पे उस तरीके से कायदे से बात करती हैं। हुँ, जहाँ वो समझती हैं कि बिल्कुल ठेठ ग्रामीण महिलाओं का परिवेश है, हुँ, तो वहाँ उस वेशभूषा में आ जाती हैं, उस तरीके से संवाद करती हैं। हुँ, तो झारखंड का जो फैब्रिक है, उसको समझने वाला और उस तरीके से
उसके अनुकूल ढलकर संवाद करने वाला हुँ, कोई दूसरा लीडर तो है नहीं आज की तारीख में। किसी भी पार्टी की बात कर लें आप। हुँ, बाबूलाल की ही बात कर लें, अमर बाउरी की ही बात कर लें। हुँ, एक वर्ग तो ऐसा भी है कि जो देखता है कि भाई एंकर जो दिल्ली से आया है, जो अंग्रेजी में सवाल पूछ रहा है, हाँ, झारखंड का कोई लीडर जवाब दे सकता है क्या? कल्पना सोरेन कुशलतापूर्वक जवाब देती है। तो एक जो ड्राइंग रूम में बैठा हुआ लीडर है वो वोटर वोटर, है, जी, वो भी प्रभावित हो रहा है कल्पना सोरेन से। तो कल्पना सोरेन जो विभिन्न भाषाओं में संवाद कर सकती हैं। हुँ, अच्छा, आप उनके भाषणों पे गौर कीजिएगा। जी, हर भाषण में इंटरैक्टिव भाषण होता है उनका। हुँ, ऐसा नहीं है कि अपनी बात उन्होंने डिलीवर कर दी सिर्फ और आप पैसिव जनता का आउटपुट हाँ, है। अब हाँ, पैसिव ऑडियंस नहीं होती है उनकी। हुँ, वो ऑडियंस को एक्टिव मोड में लाती हैं हुँ, कि मुझे मैंने एक भाषण तैयार किया है और मैं एक जनसभा में भीड़ जुटी है और वहां जाके हमने अपनी बात डिलीवर कर दी। जी, वो इस स्टाइल के लीडर नहीं है। जी, वो ऑडियंस को एक्टिव मोड में लाती है। हुँ, उनका जो ऑडियंस है वो पैसिव नहीं रह पाता है। वो जी, पूछती है बार बार, हर हर दूसरे ये में सवाल पूछती हैं और उनसे जवाब मांगती हैं। हुँ, और भीड़ का जैसा रिस्पॉन्स आता है उसके आधार पर फिर वो जिस मोड में जिस गियर को चेंज करना है, गाड़ी को ले जाना है, उस गियर में ले जाती है। वो जानती हैं कि किसी सवाल पे अगर जनता का रिस्पॉन्स कम आया हुँ, तो फिर उस मुद्दे को वहीं छोड़ती है, दूसरा मुद्दा पकड़ती हैं, दूसरे ट्रैक पे जाती हैं वो। तो वो ये जो एक्टिव है कि जो जनता जुटी हुई है, जो भीड़ है, हुँ, उसके मानस के अनुकूल संवाद करना, ये कला ये सोरेन कला है कल्पना सोरेन में है और इसका असर अभी दिखा हम इस लोगों ने। बातचीत के रिकॉर्ड से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सर बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि कल्पना सोरेन एक तरह से एलिट फेस भी हैं हुँ, जेएमएम की हाँ, जो आज तक 50 वर्षों में 51 वर्षों में जो कभी वो फेस जेएमएम के साथ नहीं रहा और इसलिए एक तरह से विस्तारवादी नीति एक तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपनाएगी कि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों से बाहर भी आ रही है जेएमएम इसको मतलब इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को हाँ, बताएं मैं ये कह रहा था कि देखिए जेएमएम की जो कोर स्ट्रेंथ है, जेएमएम का जो कोर स्ट्रेंथ है, वो गाँव है। हम्म, वो गाँवों की पार्टी मानी जाती है, हम्म, जाती रही है अब तक। जी संथालों में, आदिवासियों में, दूर में जैसे लोग समझते हैं, तीर धनुष का मतलब वही समझते हैं लोग। कोल्हान और संथाल कोल्हान में, संथाल में और बाकी उत्तरी छोटा हाँ, नागपुर के उत्तरी कुछ छोटानागपुर में जो एकदम बिल्कुल सुदूरवर्ती गाँव है, वहाँ की पार्टी है वो। जी पहली बार जेएमएम को एक ऐसा लीडर मिला या ऐसी लीडरशिप मिली, जी जिसमें अर्बन अपील है। हाँ चाहे तो फैशन हो, चाहे रहने-सहने की अदा हो, चाहे बात करने की कला हो। जी आप देखेंगे, मैंने देखा कि जब कल्पना सोरेन की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई थी और उनके इंटरव्यूज़ तमाम हुए, तो मैं जब शहर में गुज़रता था या कई जगहों पे मैंने देखा कि लोग उनका इंटरव्यू सुन रहे हैं, गौर में शहर वाले लोग। अच्छा मैं ये सोचता था कि क्या कभी शिबू सोरेन का कोई इंटरव्यू, हेमंत सोरेन का कोई इंटरव्यू हुँ, अर्बन पीपल सुनता हुआ दिखता था? आपको कोई दिखता था कि कोई महिला देख रही है, कोई ऐसा कि हाँ, उनका इंटरव्यू हम सुन रहे हैं या हुँ, घंटे भर बैठकर देख रहे हैं? हुँ, मुझे लगता था कि ये अपील सिर्फ़ कल्पना सोरेन में है और ये मुझे क्या लगता था, ये सच्चाई है, ये हुँ, सच है। तो पहली बार जेएमएम जो है, उसको एक अर्बन फेस मिला है, अर्बन अपील जो है वो पैदा हुई है इस पार्टी में हुँ, और इसका असर जो है चुनाव परिणाम में भी हुँ, दिखा है हम लोगों को। जी, अब शहरी सीटें जीत रही हैं जेएमएम पहली बार। हुँ, ठीक है, पिछली बार भी वो गिरिडीह की सीट जीती थी, गढ़वा जैसे जैसी सीट जीती थी, इस बार भी हुँ, गिरिडीह की सीट जीती है, कुछ और अर्बन सीटें जो हैं। हुँ, और जो राजनीति के जानकार हैं या तमाम लोगों का ये मानना है कि अगर हेमंत सोरेन ने इस बार शहरों की सीटों में भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हो देते, होता हाँ, क्या है कि अर्बन सीटों पे समझौते में आमतौर पे वो कांग्रेस कांग्रेस को के पास चली जाती है, हजारीबाग की सीट कांग्रेस के पास, बाकी बोकारो की हाँ, सीट हाँ, बोकारो की सीट जो है वो कांग्रेस के पास, धनबाद की सीट कांग्रेस के पास, इस झरिया की तरीके सीट से हाँ, हाँ। लेकिन अगर जेएमएम कल्पना सोरेन ने वो ताकत बख्श दी थी इस पार्टी को कि अगर इस बार जेएमएम का अपना कैंडिडेट उसके सिंबल पे भी खड़ा होता, हुँ। तो नतीजे ऐसे मोर और लेस यही आते। सर ऑफ द कैमरा भी आपसे बात हो रही थी और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे लगता है कि ये बात जनता तक जानी भी चाहिए। आपने ऑफ द कैमरा ये बताया कि 50-51 साल पुरानी पार्टी, जिसका एक तरह से अस्तित्व भी जो जो जिस तरीके की रूटेड है ये पार्टी, वो गाँव में है। पहली बार ऐसा है कि कल्पना सोरेन की वजह से इस पार्टी की मैनिफेस्टो को, इस पार्टी के मुद्दों को और इन पार्टी के प्रमुख नेताओं के बातचीत को
शहरी वर्गों में भी खूब सुना पढ़ा गया है। आपको लगता है कि मास अपील इस बार शहरी सीटों पर भी है? गाँव से शहरों की तरफ जेएमएम का विस्तार जो है वो होता हुआ दिख रहा है। आप इस बार कैसे देखें इस बार के चुनाव? हाँ, नहीं बिल्कुल है। ये इस चुनाव को इसी रूप में देखा जाना चाहिए कि पहली बार जेएमएम की धमक जो है, हाँ, वो गाँव से शहरों की ओर जो है, वो पहुँचती हुई दिख रही है। पहले जेएमएम को गाँवों की पार्टी ही माना जाता था। जी। संथाल और कोल्हान की पार्टी माना जाता था। हुँ, कल्पना सोरेन के आने के बाद जी, पहली बार ये कह रहा हूँ कि अर्बन पीपल के बीच एक अपील पैदा हुआ है। यही बात मैं कह रहा था कि आप गौर नहीं करेंगे कि इससे पहले शिबू सोरेन का या हेमंत सोरेन का इंटरव्यू जो है, अर्बन इलाकों के ड्राइंग रूम में, शहर में जो है, वो लोग बहुत गंभीरता से सुनते थे। ठीक है, सामने आ गई बात तो थोड़ा सुन लिया, देख लिया अलग है। हाँ, पूरा का पूरा इंटरव्यू सुनते हुए आप कल्पना सोरेन जब आई राजनीति में और उन्होंने वो जिस तरीके से बात करती हैं, हुँ। तो लोग आप देखेंगे शहरों में भी उनको लोग देख मतलब बहुत गंभीरता से लेते देखे गए। क्या वजहें क्या है? वजह यही रही कि वो भई उस तरीके से संवाद करता है ना, जैसे शहरियों के अंदाज में संवाद करना तो वो भी आता है कल्पना सोरेन को। जी, गाँव के अंदाज में संवाद करना है वो भी आता है कल्पना कल्पना सोरेन को। हाँ, हेमंत सोरेन में वो बात नहीं है, शिबू सोरेन में वो बात नहीं है। एक जो गंवईपन है वो उनके साथ बरकरार रहता है। जी, लेकिन कल्पना सोरेन जब शहरी मुद्दों पे बात कर रही होती हैं, तो हुँ, विशुद्ध शहरी बन जाती हैं वो। जी, तो इस तरीके से तो हम आप तो अपने आस-पास के पात्रों को ढूँढते हैं जी, और वो शहर के लोगों को भी एक शहरी पात्र दिखता है उसमें, जी, एक शहरी किरदार दिखता है कल्पना सोरेन के में। तो इस वजह से कनेक्ट जो है वो पैदा हुआ है हुँ, और पहली बार मैं यही कह रहा था मैं कि अगर इस बार जेएमएम ने अर्बन सीटों पे भी अपने उम्मीदवार खड़े किए होते, तो वो असर था कि शायद वो परिणाम जो है, हुँ, यही होता जो अभी है, जो दिखा है। हाँ, तो कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की जीत है या कांग्रेस की जो जीत है, वो कांग्रेस की जीत मैं नहीं मानता इसको। जी। मैं मानता हूँ क्योंकि कांग्रेस बहुत ढीले तरीके से चुनाव लड़ी और हर लगभग किसी 6 का माना। सभाएँ हुई राहुल हाँ, 6 गांधी की। सभाएँ हुई और हाँ, उन्होंने झारखंड से जुड़े हुए किसी मुद्दे पे बात नहीं की। हुँ, वो जो मुद्दे वो लोकसभा चुनाव के दौरान उठाते थे, वही मुद्दे यहाँ दोहराते देखे गए। जी, आप सरना धर्म कोड की बात कर सकते थे बहुत मजबूती के साथ। हुँ, जो जिन मुद्दों को लेकर जेएमएम आगे बढ़ रहा था, कांग्रेस अगर उन मुद्दों की बात करती तो असर पैदा कर सकती थी। हुँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शायद ये स्ट्राइक रेट कहीं और होता। 30 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी 16 पे आई है। हालाँकि पिछले बार का ही नतीजा है जो सेम रिपीट हुआ है मामला। इस बार लेकिन और आंकड़ा बढ़ता अगर राहुल गांधी बहुत आक्रामक हाँ, चुनाव प्रचार करते तब। हाँ, नहीं ठीक है, झारखंड के मुद्दों से कनेक्ट आपका होना चाहिए था, हुँ, वो नहीं दिखा, वो था ही नहीं, ना कोई होमवर्क था। हुँ, झारखंड के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और मंच पे पूछते हैं, अपने सहयोगियों से पूछते हैं कि यहाँ कितनी सीटें हैं विधानसभा की। तो हुँ, आपकी तैयारी पता चलती है कि आप कितना तो बहुत ढीले तरीके से कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी और जो कुछ भी कांग्रेस का हासिल है इस चुनाव में, वो हेमंत सोरेन की बदौलत है, वो कल्पना सोरेन की बदौलत है। इस बात को कांग्रेस को शुक्रगुजार होना चाहिए हेमंत सोरेन का। इसलिए हेमंत सोरेन भी इस बात को समझते हैं हाँ, और बल्कि ये मेरी जानकारी है कि कांग्रेस के लीडर जो हैं या कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं, वो कहते थे कि नहीं राहुल की सभा मुझे नहीं चाहिए। हाँ। मुझे नहीं चाहिए मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा। हमारे इलाके में आप कल्पना सोरेन की सभा करवा दीजिए। तो वो ये समझ रहे थे कि कौन उनको वोट दिलवा सकता है, जी, किनके पास अपील है ये बात जो है। हुँ, अब संथाल परगना के इलाके में एक दिन प्रधानमंत्री की सभा थी हाँ। और उससे कुछ दूरी पे कल्पना सोरेन की सभा थी। लोग उन दोनों की तस्वीरों को देखकर उनके वीडियो को मिलाकर देख रहे थे कि यार कि जितनी भीड़ प्रधानमंत्री की सभा में इससे उतनी कहीं भीड़ कम भीड़ कल्पना से। कल्पना सोरेन की सभा बिल्कुल, में। सारठ के इलाकों में तो और भी ज़बरदस्त हाँ, क्रेज़ था। तो हुँ, ये अपील जो था हुँ। इसका भरपूर लाभ मिला कांग्रेस को। सर एक बात ये एकदम से चर्चा में ये बात आई है कि जो नंबर है, जो मैंडेट का नंबर है, 34 सीटों पर जेएमएम है, 16 सीटों पर कांग्रेस है, 4 पर राजद है और बाकी 2 सीटें जो है वो सीपीआई-एमएल के पास है। स्थिति ये है कि कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस अब इस स्थिति में है कि कॉम्प्रोमाइज़ करा ले और उप मुख्यमंत्री जो है उसका भी एक पद जो है वो माँगने की स्थिति में। आपको लगता है कि क्या हेमंत सोरेन इस स्थिति में है कि वे कांग्रेस को एक उप मुख्यमंत्री पद ऑफ़र कर दें? आप मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको? मतलब इन आंकड़ों से क्या समझ में आ रहा है? क्या नहीं, या कांग्रेस इस स्थिति में है कि बार्गेनिंग करा ले हेमंत सोरेन से? नहीं ये कतई नहीं होने जा रहा है। हाँ। कांग्रेस के लोग भी ये समझते हैं हुँ, कि ये अगर दबाव बनाने की रणनीति होगी या दबाव हुआ कि हाँ डिप्टी सीएम का पद मांग लें, हाँ। तो हेमंत सोरेन किसी सूरत में स्वीकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं स्वीकार करने वाले हैं कि वो
अब कम से कम कोई ऐसा सेंटर नहीं बनने देना चाहेंगे पावर का समानांतर तौर पे, कि जिसकी वजह से उनको राजकाज में कभी दिक्कत आए। ये चंपई सोरेन से सीखे क्या? उसी घटनाक्रम से सीखे हाँ, क्या? बिल्कुल नहीं, चंपई सोरेन का भी सबक है, चंपई सोरेन का भी सबक है कि किसी को इतना ताकतवर मत होने दो हुँ, कि जो बाद में आपके लिए मुसीबत बन जाए हुँ, और जिसकी वजह से आपको बदनामी झेलनी पड़े हुँ, या जिसकी वजह से आप सांसत में फँस जाएँ कभी। हुँ, तो हेमंत सोरेन, ये आप ठीक कह रहे हैं, वाजिब बात है कि हाँ, एक तो आदमी सीखता है, घटनाक्रमों से सीखता है। और ऐसे भी आप हेमंत सोरेन का जो स्टाइल देखेंगे, उनके आस-पास अभी अब कोई मंत्री जो है अ, उ उनके समानांतर तो नहीं खड़ा हो सकता है, ख़ास तौर पे तब जबकि उनके पास एक और उनके मंत्रिमंडल में भी आप बात कर रहे हैं, मंत्रिमंड उनके मंत्री में भी? मंत्रिमंडल में भी, हाँ, और ख़ास तौर पे तब, अब तो हेमंत सोरेन एक थे ना, हाँ, अब तक सिर्फ़ एक थे, अब द्विगुणित हो गई है ताकत उनकी कल्पना सोरेन के आने की वजह से। बिल्कुल। तो किसी को भी इस तरीके से वो, क्योंकि हेमंत सोरेन जानते हैं और ये बात उन तक भी पहुंची है, जब ये बात हम चर्चा कर रहे हैं, हम आप चर्चा कर रहे हैं कि जी, अकेले भी सीटें उतार कर वो हासिल कर सकते, तो ये बात हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आएगी, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो उनकी भी समझ में है ये बात। तो वो समझते हैं कि हमारा विस्तार जो है कैसे हो सकता है, और जिस बिंदु पे खड़े हैं वो, आज जिस जगह पे वो खड़े हैं, वो जानते हैं कि आगे हमारे लिए अगर हमने समझदारी के साथ काम किया, हुँ, तो विस्तार की तमाम संभावनाएँ, हालाँकि चैलेंजेज़ हैं उनको, जिस तरीके के वादे हुँ, किए हैं, वो चैलेंजेज़ जो हैं, वो आज जो लोकप्रियता है कल्पना सोरेन की, आज जो हेमंत सोरेन की कल्पना है, हुँ, तो आपने जो जनता से वादे किए अगर आप पूरे नहीं करेंगे, तो चैलेंजेज़ जो है वो आपका उसी तरीके से पीछा करेंगी और परेशान बिल्कुल, करेंगी आपको। बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल जो है तौर पे हेमंत सोरेन इतने मजबूत हैं और किसी को डिप्टी सीएम पद नहीं देने जा रहे हैं, ऐसा तो मुझे लग रहा है। कांग्रेस के दबाव में तो कतई नहीं आने जा रहे हैं। इस बात को जी, समझने की ज़रूरत सर है। एक तो मंत्री पद को लेकर अब एक नए सिरे से चर्चाएँ शुरू हो गई। आज जब हम लोग ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब मुख्यमंत्री आवास में सुबह से ही गाड़ियाँ दाखिल हो रही हैं। तमाम इंडिया गठबंधन के जो जीते हुए विधायक हैं, वे तमाम लोग आ रहे हैं। क्या संभावनाएँ हैं? मतलब इस बार की स्थिति क्या होगी? आंकड़ा क्या हो सकता है? अनुपात क्या हो सकता है? 6-4 का अनुपात होगा क्या? या इस बार आपको लग रहा है कि कल्पना सोरेन को भी तरजीह दी जाएगी, मंत्रिमंडल में वो भी रह सकती हैं? कुर्मी समाज का प्रतिनिधित्व अगर देना हो, तो वो कौन से नए चेहरे होंगे, जो इस बार जीत कर के आए हैं? क्या उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? इरफान अंसारी वाला फैक्टर इस बार काम करेगा कि नहीं? चूँकि बड़े उत्सुक थे, उनको भी मंत्री पद की डिमांड पिछले बार कई सालों, वर्षों से वो कर रहे थे। क्या लग रहा है, अनुपात क्या रहेगा इस बार देखिए, मंत्रिमंडल? कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं तो वो कांग्रेस डिसाइड करेगी। पिछली हाँ, बार भी नंबर यही था उनके पास, उनको 4 मिले थे। हाँ, तो 4 जो है उनका स्वाभाविक तौर पे उनकी दावेदारी होगी। ठीक बात। लेकिन इस बार राजद ने भी 4 कैंडिडेट जिताए हैं जी, और सीपीआई-एमएल की भी भागीदारी हो सकती है सरकार में। जी, तो अगर सीपीआई-एमएल की दावेदारी नहीं बनी हाँ, या सीपीआई-एमएल ने जो उसकी राजनीति की शैली रही है कि अक्सर वो जो है वो सरकार में सीधे-सीधे कोई पद लेने से बचती है। हुँ, तो अगर सीपीआई-एमएल उसी पॉलिसी पे चली तो सरकार से वो अलग रख के सरकार को समर्थन दे सकती है, लेकिन मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी हो सकता है कि न नहीं, माँगे। हुँ, तो अब तो 6 वाला जो फ़ॉर्मूला है, 6 तो निश्चित तौर पे झारखंड मुक्ति झारखंड मोर्चा अपने मुक्ति मोर्चा के पास जाएगा हुँ, और 4 जो कांग्रेस के कोटे के मंत्री होंगे वो कांग्रेस डिसाइड करती है। वो हेमंत सोरेन छोड़ देते हैं कि भाई आप तय कीजिए कि हाँ, कौन मंत्री तो रहेंगे। 6, 4, 10 तो ये हो 6-4 गया, 10 12 कुल मिला के होने 12 चाहिए। होने चाहिए। हाँ, तो एक राजद मान लीजिए हाँ, और एक सीपीआई-एमएल मान लीजिए। तो इस तरीके से अगर 12 की का फुल स्ट्रेंथ होता है, जी। तो ये स्थिति होने वाली है। ठीक है सर। अन्यथा हाँ, हाँ, मतलब अब तो जैसे आपने 6 बताया, हाँ। तो 6 में आपको सबसे प्रमुख चेहरे कौन लग रहे हैं, जिनकी संभावनाएँ सबसे ज़्यादा हो इस बार हेमंत सोरेन कैबिनेट में मंत्री बनने की? देखिए, कुछ लोग हैं जैसे कोल्हान के इलाके से तो मंत्री इनको लेना पड़ेगा। कोल्हान में दीपक बिरुआ, रामदास सोरेन ये 2 लोग थे। हुँ, तो अगर कोल्हान से कम 1 या 2 तो ज़रूर रखने पड़ेंगे। हुँ, संथाल इलाके से भी आपको किसी न किसी को मंत्री इस बार बनाना पड़ेगा, ठीक बात। है ना? तो संथाल इलाके में एक तो बसंत सोरेन भी दावेदार होते हैं, हुँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन अब जोखिम लेंगे कि अभी बसंत सोरेन को समझा-बुझा के वो जी, रखेंगे। हाँ, लुइस मरांडी जीत कर आई हैं, तो हो हाँ, सकता है उनको दूसरी पार्टी से लेकर आए हैं, तो उनको बांधे रखने के लिए लुइस मरांडी दावेदार हो सकती है, एक महिला चेहरा भी हो सकती है। बिल्कुल और चूँकि पढ़ी-लिखी पढ़ी-लिखी हैं, भी हैं और मंत्री रह चुकी हैं वो रघुवर एक सरकार अनुभव में, भी है एक उनके अनुभव भी पास। है उनके साथ। बिल्कुल, तो लुइस मरांडी एक चेहरा हो सकती हैं, मुझे लग रहा है कि संथाल के इलाके से। ठीक बात। और अगर अनुभव की बात करें तो स्टीफन मरांडी जो कई बार जीत के आए हैं, हाँ, अगर उनको उन्होंने तरजीह दी तो स्टीफन लेकिन आपको मरांडी। लगता है स्टीफन मरांडी को जगह देंगे हेमंत? हाँ, नहीं मुझे लगता है कि ये इस मामले में वो थोड़ा असहज महसूस करते हैं, चूँकि वो उनके पिता के समकालीन हैं। हाँ, तो हेमंत
अगर किसी जीत पे या किसी फाइल पे स्टीफन अपनी बात पे अड़े रह जाएँ, तो हेमंत को बड़ी मुश्किल होती है कि उनको कैसे डिक्टेट किया जाए। वो उनको पिता की तरह मानते हैं। जी, तो थोड़ा एक सामान्य काम-काज में जो है वो दिक्कत होती है। जी। अच्छा, स्टीफन मरांडी अपनी राजनीति के आखिरी कार्यकाल में हैं एक तरीके से। हुँ, वो इसी बार चाहते थे कि उनकी जगह जो है उनकी बेटी को टिकट दिया जाए। जी। तो स्टीफन मरांडी अगर कोई बहुत संभावना वाले लीडर होते, हुँ। तो हो सकता है उनको जगह मिलती। तो लेकिन फिर भी अगर अगर उन्होंने उस तरीके से ख़्याल रखा कि हाँ, हमारे पिताजी के समकालीन है, और तो हो तब एक सकता है कि मौका हाँ, दिया तो जा एक सकता मौका दिया जा सकता है, लेकिन सामान्य है। तौर पर उनकी जगह हुँ। मुझे नहीं बनती दिख रही है। कल्पना सोरेन आपको लगता है कि उनको सरकार में कैबिनेट में एडजस्ट करने की तैयारी होगी हेमंत जी की? अब देखिए कैबिनेट में मुझे लगता है कि समझदारी तो ये होगी कि शायद न रखें उनको वो अच्छा, ये मंत्री क्यों में। कह रहे हैं आप? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर जो पति-पत्नी की साकार कह के जो भाजपा हमला करती है, हुँ। वो एक और मौका जो है वो मिलेगा, और शुरुआत से ही फिर ये आलोचना झेले, तो कल्पना सोरेन अगर मंत्री न भी रहें तो क्या फ़र्क पड़ता है? रहना हेमंत तो सोरेन मुख्यमंत्री रहना आवास तो में ही। मुख्यमंत्री आवास में है, और क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि हाँ, जी, कि एक मंत्री बना के हाँ। उनको भई कल्पना का भी मंत्रिमंडल हेमंत ही चलाएँगे, है जी। ना? बाकी तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि कल्पना सोरेन जो है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रही हैं। उनको संगठन के काम में लग संगठन के काम में हो सकती हैं, और एक चेहरा तो वो बनी रहेंगी। जी, उनको बहुत सारी चीज़ों में अहमियत दी जाएगी, और भी कई तरीके हैं सरकार में अहमियत देने के। जी। तो हो सकता है कोऑर्डिनेशन कमिटी बने, उसकी चेयरपर्सन बन जाएँ, या कुछ हो, कुछ इस तरीके का हो कि कुछ ऐसी कोई ऐसी संवैधानिक हैसियत जो है उनको प्रदान की जा सकती है, लेकिन वो मंत्री पद ही हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं बस लगता है। आखिरी 2-3 मिनट सर लेंगे, 2 मिनट बस। अब क्या होगा? भाजपा का अब क्या होगा? भाजपा 25 से सिमट के अब सीधा 21 पर आई है। क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक आक्रामक बदलाव संगठन में देखने को मिलेंगे? बाबूलाल मरांडी सरीखे तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी छुट्टी होगी? या फिर आपको लग रहा है कि किसी नए तरीके से एक तरह से बीजेपी का उसके संगठन का सृजन होगा झारखंड में? क्या क्या डिकोड कैसे कर रहे हैं? देखिए बीजेपी ने आक्रामकता का हर्ष देख लिया, हाँ, है ना? तो वो बहुत आक्रामक तरीके से संगठन के स्तर पे अगर उसी तरीके से कि हाँ, केवल हेमंत सोरेन को गालियाँ देकर हुँ, बीजेपी अगर सोचती है कि उसकी पॉलिटिक्स जो है वो चमक जाएगी, है ना? या उससे माइलेज मिल जाएगा, उससे हम ज़्यादा स्कोर कर पा लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये उसकी भूल होगी, और ऐसा करना नहीं चाहेंगे कि केवल अब जो है जिस तरीके का विमर्श हेमंत सोरेन ने गढ़ दिया है, हुँ। तो बीजेपी को समानांतर तरीके से एक सकारात्मक राजनीति जो है वो करनी होगी, या उनकी ज़रूरत है। मुझे नए लगता है चेहरे कि की ज़रूरत है बीजेपी को? बिल्कुल ज़रूरत है। मुझे लगता है कि अभी एकदम बिल्कुल थके हुए चेहरे जो हैं, पुराने चेहरे वही जिनमें कोई 25 जिन साल जिन से, हाँ, 24 साल हाँ, से। जिनमें कोई ताज़गी नहीं है, कोई एक नया लीडरशिप नहीं है। ख़ासतौर पे तब जब कल्पना सोरेन यहाँ पे आ गई हैं, ताज़ा हवा का झोंका जो है वो यहाँ पे है। तो बीजेपी में भी जो है हुँ, इसकी तलाश तो जोर-शोर से शुरू हो गई, और इनकी सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि कोई एक ऐसा आदिवासी लीडर ढूँढना, हुँ, कोई ऐसा व्यक्ति ढूँढना जो उतना ही मुखर हो, हुँ। अ, या वो मुद्दों को उसी तरीके से एड्रेस कर सकता हो, क्योंकि ये बात तो ये समझते, देखिए झारखंड की राजनीति जो है वो, इसके 3 फैक्टर तो हम सभी लोग जानते हैं कि मियाँ, महतो और मांझी, मांझी, है ना? मतलब एमएमएम का हाँ, समीकरण। एमएमएम का ये है। इनमें से कम 2 को साधना पड़ेगा आपको, जी। तभी आप सत्ता तक पहुँच पाते हैं। बीजेपी जो है आदिवासियों को साधने में सफल नहीं हो पा रही है। हुँ। और तो को महतो वोट बैंक में इस बार तो बड़ी सेंधमारी भी हुई है। सेंधमारी हो गई है। हाँ, अब महतो वोट बैंक के एक नए होलसेल डीलर हो गए हैं। जी। तो भई अब बीजेपी की निगाह हो सकती है कि भई उन पे हो, या बीजेपी अलग से कोई पार्टी पैदा हो जाए महतो के बीच, हुँ, इसकी पक्षधर होगी, क्योंकि अब 5 साल का समय है। तो बीजेपी चाहेगी कि कोई ऐसा कुर्मी लीडर हम अपने आप में पैदा करें, या कोई ऐसा नेतृत्व पैदा करें हुँ। जिसका प्रभाव हो। तो अभी 5 साल का वक़्त है बीजेपी के पास। तसल्ली से सोचने की तसल्ली गहनता की से ज़रूरत है, और हाँ, करेगी बीजेपी। बीजेपी नए सिरे से तो ज़रूर सोचेगी, क्योंकि जहाँ थी, हुँ, वो वहाँ से भी पीछे चली गई है, 25 से भी पीछे चली गई है, 21 पर। 21 पे है। बस एक लास्ट रिएक्शन सर आपका, आजसू का क्या होगा? मतलब अब कह रहे हैं कि एक ही मार्केट में 2 बड़े होलसेलर थे, एक की दुकान बंद हो गई और एक ने अपनी मार्केट चमका ली है। क्या स्थिति है? सुदेश महतो बड़े अंतर से चुनाव हार गए। चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव हार गईं। हालाँकि अंतर बहुत कम है लेकिन स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मांडू से 2-250 वोट के अंतर से किसी तरह तिवारी महतो जो है वहाँ से चुनाव जीते हैं। 10 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आजसू आज मात्र 1 सीट पर है। कैसे देखते हैं? और क्या स्थिति होगी आने वाले वक़्त में? मतलब आजसू रिवाइव करने की स्थिति में है कि नहीं है?
नहीं देखिए, आजसू जिस तरीके की राजनीति करती है, उसमें तो अभी रिवाइवल का कोई कोई उम्मीद दिख नहीं रही है और उसकी संभावनाएँ जो हैं वो खत्म होती दिख रही हैं। वो आकर्षण जो सुदेश महतो में था एक समय में यूथ में, हुँ। जो जो आज अपील जयराम अपील महतो हैं। हाँ, जो आज जयराम महतो में है, वो खत्म हो गया है अब। सुदेश महतो अपनी ही ज़मीन, अपने ही इलाके में जब जहाँ वो अच्छा काम करके भी काम किया है उन्होंने अपने इलाके में, इसमें सिल्ली। कोई दो राय सिल्ली में बहुत काम किया है। ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने इलाके की तस्वीर बदली, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो हार रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कनेक्ट में कहीं न कहीं फेल हो रहे हैं वो। हुँ। और बाहर के जब आप खुद मजबूत नहीं रहते हैं, अपने घर में मजबूत नहीं रहते हैं, तो बाहर जो है वो आप बहुत मजबूती के साथ बढ़ नहीं सकते हैं। हुँ। दूसरी बात है कि आप किस तरीके से खड़े होंगे, क्योंकि आपने अपनी राजनीति को जो है एक जाति विशेष तक महदूद कर ली थी। सुदेश महतो भी इसी में खुश हो रहे थे, कुर्मियों के सबसे बड़े लीडर या इसी तरीके की चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, उन्होंने कोशिश की थी 2014 के 19 के चुनाव में, हुँ। ये 52-54 सीटों पे खड़ा करके कि हाँ, कि हम अखिल झारखंड स्तर की पार्टी जो है वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन केवल चुनाव में उम्मीदवार उतार के आपका भी वही हश्र हुआ, जो आज जयराम महतो की पार्टी का हश्र हुआ। जयराम महतो को भी लगा था कि हमारा नाम हो गया, तो इन्होंने 76 सीटों पे उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो यही चूक उन्होंने की थी और यही चूक जयराम महतो ने भी की है। जयराम महतो के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? हालाँकि आज तक उन्होंने निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति पहुँचाई है। क्या चूँकि जो आप ये बात कर रहे हैं कि एक कुर्मी विशेष एक 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 समाज विशेष की पार्टी, एक जाति विशेष की पार्टी है, तो ऐसी जाति विशेष की पार्टियाँ शुरुआत में तो बहुत तेज़ी से उनका उभार होता है। लेकिन फिर बाद में आजसू की तरह ही उनकी स्थिति होती है। तो क्या लगता है कि जयराम महतो और सुदेश महतो में जब आप कंपैरिज़न करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि जयराम महतो पार्टी को आगे तक लेकर के जाने की स्थिति में होंगे या इनके सामने रिवाइवल की समस्याएँ नहीं होंगी? नहीं देखिए, जयराम महतो का अब तक की जो कार्यशैली है, उसमें पार्टी के स्तर पर उनकी कोई कार्य योजना दिखती है, सुनियोजित तरीके से कोई काम कर रहा है, ऐसा दिखता नहीं है मुझे। और वो व्यक्तिगत मैं यही बात पहले भी कह रहा था कि हो सकता है कि वो विधायक बन जाएँ, कल को सांसद बन जाएँ, व्यक्तिगत हैसियत में वो कर लें। हुँ। लेकिन जयराम महतो अभी तो कम से कम पार्टी के स्तर का संगठन, ना उस तरीके की समझदारी, ना उस तरीके का विजन, कुछ भी ऐसा नहीं दिखता है कि वो पार्टी को बढ़ा सके। अच्छा, 1-2 सीटें, 2-4 सीटें अगर और जीते रहते, अच्छा। और ये बहुत दिनों तक ये नायकत्व जो है, क्राउड पुलिंग है और इस तरीके का एकदम गुस्से भरा भाषण जो है, वो बहुत दिनों तक नहीं चलता है। आपको सामान्य होना पड़ता है। हार्दिक पटेल का उभार हम लोगों ने देखा था, पाटीदारों का आंदोलन गुजरात में देखा था। हुँ। कैसी भीड़ जुटती थी। मतलब पूरे देश के स्तर पे चर्चा होती थी। गुजरात में तो जयराम महतो तो हार्दिक पटेल नहीं है। लोग कहते हैं हार्दिक प सुदेश महतो को भी सुनने के लिए लोग ऐसे ही जुटते थे और उनके हाँ, ही नहीं, हाँ। एक समय था सुदेश महतो, कह रहा हूँ कि सुदेश महतो में एक यूथ का अपील था। हुँ, गाँव से निकले हुए एक लड़के में जो है, वो शहर का यूथ भी कनेक्ट करता था उसमें। एक था, हम लोगों को भी लगता था कि ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं। लेकिन उन्होंने जब अपने आप को एक खास समुदाय तक महदूद कर लिया हुँ, या उसी का लीडर अपने आप को उन्होंने उस तरीके से विकसित होने दिया, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आपको जब आप जब लीडर होते हैं तो सर्वसामान्य में जो है वो स्वीकारे जाने चाहिए आप। और जयराम महतो की भी कमजोरी है। जयराम महतो अगर कोई ऐसी राजनीति कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई समझ नहीं दिखती है कि पार्टी के स्तर पे उनकी पार्टी कोई बहुत प्रभाव छोड़ने जा रही है। निकट भविष्य में कोई चुनाव भी नहीं होने वाले हैं। और जो यूथ आज उनके पीछे खड़ा है, कल उसको रोज़गार की चिंता होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो तब आपका वो बरकरार नहीं रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, इस पे भी मुश्किल है। और एक विधायक जो है वो कितने लोगों की उम्मीदें पूरी कर पाएगा, इस पे भी बात डिपेंड करती है। मुझे जब नहीं लगता राज्य कि में और हेमंत ख़ास सोरेन तौर की पे सरकार हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार है और आप क्या कर लेंगे अकेले, हुँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जी, तो मुझे पार्टी के तौर पे फिलहाल तो उनका कोई बहुत लंबा रूट मैप नहीं दिखता है। हुँ, बाद में चीज़ें बदल जाएँ, हुँ, कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल जाए, हुँ, कोई ऐसी थ्योरी मिल जाए, कोई ऐसा विज़न मिल जाए, हुँ, तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ जाएँ। जी, पोटेंशियल तो है उनमें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, लेकिन अभी जो उनका जिस नक्शे कदम पे वो चल रहे हैं, हुँ। वो उनको पार्टी के तौर पर बहुत किसी लंबी मंजिल या कोई अच्छी मंजिल पे पहुँचने वाले हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता था जी। फिलहाल। तो शंभुनाथ सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया लगभग हम लोगों ने झारखंड की पॉलिटिक्स को जो पिछले 2-3 महीने से चल रही थी, एक-एक करके बहुत बिंदुवार तरीके से, बहुत सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों ने बात की। कांग्रेस पर भी बात हुई, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बात हुई, कल्पना सोरेन पर विशेषतः बात हुई, जयराम महतो पर बात हुई, आजसू पर बात हुई, सुदेश महतो की पॉलिटिक्स पर, उनकी स्टाइल पर भी बात हुई। तो मुझे लगता है कि दर्शक जब ये देखेंगे तो अब इस वीडियो का आकलन वाले वीडियो का भी एक दर्शक आकलन करेंगे कि ये आकलन कैसा रहा। बशर्ते बस ये है कि अब हेमंत सोरेन मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं
और संभवतः आज या कल तक में तारीखें भी तय हो जाएँगी। आज संभवतः राज्यपाल, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब संभवतः वे राज्यपाल से भी मिलने जा रहे होंगे। तो सर, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आपने समय शुक्रिया आपका। निकाला और तमाम बिंदुओं पर बहुत अच्छे ढंग से बात नहीं, की। आपने बहुत अच्छी चर्चा की, आपका बहुत साधुवाद जी, और बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी आभार। बहुत शुक्रिया सर।